डीएसपी आशीष अपनी एसयूवी के पास खड़े होकर कुल्फी खा रहे थे। इन वादियों में लाशों के मिलने पर रहस्यमयी घटनाओं के घटित होने के बाद से ही वो इसी गांव में अस्थायी रूप से रुके हुए थे। वो अकेले ही थे। डॉक्टर सौम्या दिखाई नहीं दे रही थी। थोड़ी देर में उनकी एसयूवी के पास पुलिस की एक जीप आकर रुकी। उसमें से निकले पुलिस इंस्पेक्टर ने उन्हें सैल्यूट किया और एक फाइल उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, सर, जैसा कि आपने ऑर्डर दिया था, हमने उन दोनों लड़कों की जांच पड़ताल होटल में जाकर की। दोनों होटल छोड़ चुके थे। फिर हम आपके निर्देश के अनुसार चर्चा की गई जगह पर गए, जहां के फादर से हमें पता चला कि दोनों कुछ समय के लिए मिशन व उसके काम से जुड़े तो थे, लेकिन कल ही वो दोनों वापस अपने घर चले गए हैं। हमने होटल में दी गई उनकी आईडी पर दिए हुए पते पर लोकल पुलिस वालों से छानबीन करने को कहा था। छानबीन के बाद उनके बारे में कोई संदिग्ध बात पता नहीं चली है। आशीष कुल्फी खाते हुए उनकी बात ध्यान से सुन रहा था। जल्दी से कुल्फी खत्म करके इंस्पेक्टर से उसने पूछा, गुड जॉब इंस्पेक्टर। सीसीटीवी कैमरे का काम कहाँ तक पहुंचा है? सर, मौसम साफ रहा तो पूरी उम्मीद है कि कल तक सीसीटीवी कैमरे ऑपरेट करने लगेंगे। एक दूसरे इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। गुड गुड, ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। कोई नई डेवलपमेंट की खबर मुझे मेरे मोबाइल फोन पर तुरंत दे देना। पुलिस वालों ने आशीष को सैल्यूट किया और अपनी जीप में बैठकर वापस चले गए। आशीष ने कोई निर्देश देकर एसयूवी को स्टार्ट किया और उसे पार्क की तरफ बढ़ा दिया। टूरिस्ट के मुख्य आकर्षण पार्क और उसके आसपास बने मार्केट में इस समय काफी भीड़ थी। मार्केट के बाहर निकलते ही उसे डॉक्टर सौम्या दिख गई। आशीष ने एसयूवी उसके पास रोकी और सौम्या उसमें बैठ गई। एसयूवी जंगल के पास बनी चेक पोस्ट की ओर निकल पड़ी। डीएसपी आशीष ने अपना टेम्पररी ऑफिस जंगल की तरफ जाने वाले रास्ते पर बनी चेक पोस्ट के पास ही बना रखा था। इधर हवेली में इस समय काफी हलचल मची हुई थी। अवंतिका के कॉलेज फ्रेंड्स हवेली की भव्यता को देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे। वाओ, मैंने तो बस अवंतिका के मोबाइल में फोटो देखी थी। फोटो से तो पता ही नहीं चलता कि हवेली इतनी ग्रैंड है। हाँ यार, ऐसी हवेली तो मैंने बस बॉलीवुड के जालिम ठाकुरों की देखी है। और वो देखो, वो आ रही है इस हवेली की मालकिन, जालिम ठकुराइन। अंकित ने हंसते हुए कहा। सामने से अवंतिका आ रही थी। इन सब के आने की खबर उसे रात में ही हो गई थी, इसलिए वो आज कुछ जल्दी उठकर तैयार हो चुकी थी। उसके पीछे पीछे छुटकी भी लगी हुई थी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे गरीब खाने में तुम्हारा स्वागत है, अवंतिका ने कहा। अंजलि, ऋतु और जूही ने आगे बढ़कर बारी बारी से अवंतिका को गले लगाया। फिर उसने अनुज, अंकित और देव को हाथ हिलाकर हेलो किया। ओए, अगर ये गरीब खाना है तो मैं तो झोपड़पट्टी में भी नहीं रहता। सुखविंदर हवेली को देखते हुए बोला। उसकी बात सुनकर सभी के चेहरे पर हल्की सी हंसी आ गई। सुना है ऐसी हवेली में तहखाने होते हैं, छुपे रहस्य होते हैं। तेरी हवेली में भी ऐसी बात है क्या? अंजलि ने अवंतिका से पूछा। ओए हाँ, और कोई भटकती आत्मा भी ऐसी हवेली में है? बल्ले उर्फ सुखविंदर ने बोला। हाँ, कोई गांव की गोरी जिसे इस हवेली के मालिक जालिम ठाकुर ने मरवा के हवेली की दीवार में चुनवा दिया हो। अंजलि ने बात को आगे बढ़ाया। अरे बस भी करो यार, बाहर से हवेली के गुणगान करते रहोगे क्या? इन चक्करदार पहाड़ी रास्तों पर घंटों से गाड़ी में बैठे बैठे मेरे तो गियर ही जाम हुए पड़े हैं। चलो हटो तुम लोग यार, मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने, झल्लाते हुए देव ने कहा। देव ठीक कह रहा है, तुम लोग आराम से अंदर जाओ। तुम लोगों का रूम मैंने रात को ही तैयार करवा दिया था। छुटकी, इन लोगों को इनके कमरे तक पहुंचा दो, अवंतिका ने कहा। ओके दीदी, आइए आइए आप लोग, मैं आप लोगों को आपके आपके कमरे दिखा दूं। अपनी अपनी कमरे? क्या हम सबके लिए इंडिविजुअल कमरों की व्यवस्था की गई है? ऋतु ने आश्चर्य जताते हुए कहा। हाँ, क्यों, कोई दिक्कत है क्या? अब देखो, तुम लोगों को कपल में तो रहने दे नहीं सकती हूँ यहाँ हवेली पे। हाँ, अगर चाहूँ तो लड़कियां लड़कियां एक कमरे में और लड़के लड़के एक कमरे में हो सकते हैं, चुटकी लेते हुए अवंतिका ने कहा। अरे नहीं यार, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो ये कह रही थी कि हम 7 लोगों के लिए तुम्हारी हवेली में अलग अलग कमरों की व्यवस्था हो गई। 7 क्या, 17 भी होते तो भी अलग अलग कमरों की व्यवस्था हो जाती। अवंतिका ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे तुम लोग चाहो तो अपने अपने हिसाब से रूम सिलेक्ट कर सकती हो। नीचे बाईं तरफ कुछ कमरे हैं और
तुम लोगों के रुकने की व्यवस्था मैंने पहले फ्लोर पर की है। भाई मुझे तो इस हवेली में अकेले डर लगेगा, मैं तो अकेले नहीं सोने वाली, अंजलि ने कहा। हाँ अंजलि ठीक कह रही है, मैं भी अकेले नहीं रहूंगी, हम सबको एक कमरे में कर दो। ऋतु ने अंजलि को सपोर्ट किया। जूही ने भी उन दोनों का समर्थन किया। ओके एज यू विश। भोला काका, अवंतिका ने भोलाराम को आवाज लगाई। हालांकि हवेली में काम करने के लिए कई लोग हैं, लेकिन अवंतिका को जब भी कोई जरूरत पड़ती है वो भोलाराम को ही बुलाती है। क्या बात है अवनी बिटिया? भोला काका, आप मेरी इन 3 फ्रेंड्स के लिए एक साथ रहने का अरेंजमेंट करवा दो। ठीक है बिटिया, इसमें क्या है? और हाँ फ्रेंड्स, ये है मेरे भोला काका, इस हवेली के असली मालिक। अवंतिका ने भोलाराम से अपने मित्रों का परिचय कराते हुए कहा। भोलाराम हवेली में ज्यादातर देसी कपड़ों में ही रहते थे, इसलिए अवंतिका के उनके इस इंट्रोडक्शन से उन सातों को थोड़ा अजीब लगा। चलो तुम लोग फ्रेश हो लो, सामान को ऐसे ही रहने दो, मैं तुम लोगों के सामान को तुम्हारे कमरे तक पहुंचवा दूंगी, अवंतिका ने कहा। और वो सभी छुटकी के पीछे पीछे चल दिए। अब तक माया और इंद्रजीत भी नीचे आ चुके थे। नाश्ता करने के बाद उन सभी का परिचय अवंतिका ने अपनी बहनों माया और इंद्रजीत से कराया। फिर काफी देर तक वहीं हॉल में ही उन लोगों के बीच इधर उधर की बातें होने लगी। फिर लंच के बाद वो सभी आराम करने अपने अपने रूम की ओर चल दिए। इंद्रजीत और माया भी जैसे एकांत मिलने की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। ठीक है माया, मैं भी चलता हूँ, अब कुछ जरूरी काम के चलते कुछ दिनों तक अब तुमसे मुलाकात नहीं हो पाएगी, माया को कमर से पकड़ते हुए इंद्रजीत ने कहा। ऐसा क्या काम आ गया? माया ने सवाल किया। कुछ नहीं, कुछ कबीले का काम है, इंद्रजीत ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। मैंने तुम्हारी व पिताजी की बात सुनी थी, क्या सही में तुम्हें कबीले का सरदार बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है? कबीले के सरदार तो तुम ऐसे कह रही हो जैसे किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर बनना हो, मुंह बनाते हुए इंद्रजीत ने कहा। रूढ़िवाद और परंपरा का बोझ ढो रहे हैं हम बस। कितना ही अवसर हमारे पास है एक बढ़िया विलासी जीवन जीने का, लेकिन मेरे कबीले के बड़ों को समझ नहीं आता। तो तुम कबीला छोड़ क्यों नहीं देते? तुम्हारे साथ अगर कोई नहीं आना चाहता तो जो भी अफसर हैं उन्हें अकेले भुनाओ। कुछ ऐसा ही सोचा है, मिशनरी वाले भी यही कह रहे थे। मिशनरी वालों का क्या है, वो तो बस अपना विश्वास बढ़ाना चाहते हैं, सबके सब उनके विश्वास की चपेट में आ जाएं, उनको बस इसी से मतलब होता है। हैरत से माया की ओर देखते हुए इंद्रजीत ने कहा। तो फिर और क्या रास्ता बनता है? मैं इन मिशनरीज से अलग एक संस्था को जानती हूँ, नीचे गांव में कई बार उनके आदमियों से मिली हूँ मैं। उनका कोई एजेंडा नहीं होता है, अपने विश्वास के साथ ही तुम्हें बस उन पर विश्वास करना होता है और वो तुम्हारा जीवन खुशियों से भर देंगे। शायद तुमने उनका नाम सुना हो, न्यू लाइट वाले। वो क्या कर सकते हैं? इंद्रजीत ने अविश्वास करते हुए सवाल किया। बहुत कुछ। मुझे उनके काम के तरीके के बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन इतना जानती हूँ कि उनके साथ जुड़े लोग रातों रात रईस बन जाते हैं। हर सुविधा उनके पास होती है, महंगी गाड़ियां, बढ़िया कपड़े, नौकर चाकर, बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना भी होता है। झील के दूसरी तरफ और जंगल पार के कई कस्बे तो पूरी तरह उनकी शरण में जा चुके हैं। मैंने खुद देखा है, उनका रहन सहन रातों रात बदल गया। इनका भी कोई चर्च है क्या? इंद्रजीत ने सवाल किया। इनके चर्च इधर के लगभग हर कस्बे में बने हुए हैं, लेकिन इनका मुख्यालय जंगल के बीचों बीच है। बहुत ही बड़ा बना हुआ है, बहुत ही खास लोगों को बुलाया जाता है। जंगल के बीचों बीच? आश्चर्य जताते हुए इंद्रजीत ने कहा। हाँ एकदम से। जब हम जंगल पार करते हैं तो पहाड़ियों से पहले जो मैदान पड़ता है ना, वहीं पर। अब तुम खुद ही सोच लो, ऐसी जगह इतना बड़ा मुख्यालय बनाने वालों की पहुंच कितनी ऊपर तक होगी। चलो देखते हैं, इस आदिकालीन जिंदगी से तो बाहर निकलना ही है। चलो फिर मिलेंगे जल्दी ही। और इंद्रजीत ने माया को किस किया और हवेली से बाहर निकल गया। माया के चेहरे पर विजयी मुस्कान थी।